हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 पढ़ा रहे हैं, जिनमें 3 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। इसके पहले यानी पिछले वीडियोज में या पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनका लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। उसी फार्मूला में मैंने 5 फार्मूला आप लोगों को बताए थे, तो उसी का एक फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। एलसीएम आपको बताना है। तो चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एलसीएम ऑफ 306 और 657 इसका एलसीएम कह रहा है। तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना 600 यानी 300, 6 गुना 657। अब बाटा में कह रहा है कि इसका एच सी एफ कितना है, 9। अब देखिए आपको कटाना है, तो कटाने के लिए क्या आप करेंगे, इसको देख लीजिए। इससे इसको कटा देंगे, ऐसे इसको भी कटा सकते हैं। दोनों में से किसी को कटा दीजिए। यदि इसको आप कटाएंगे तो आएगा कितना, पहले इसको देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम ना कटाएंगे। तो 7 अब 5 12 और 6 18। तो जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 का गुणनफल हो या 9 का गुणज हो, वे संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये हो जाएगा 9 7 63। तो इसमें क्या हो गया, 9 7 63। इसके बाद में 2 और 7 27, 9 3 27, एक कट गया। अब आपका इतना में गुणा करने के लिए रह गया कितना में, 306 गुने 73। इस तरह के गुणा करने के टेक्निक हम आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर कर रहे हैं। 6 गुना 3 हो गया 18, 6 गुना 3 18। आपका हासिल हो गया 1। अब 3 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में 7 से करेंगे 6 में तो 42, एक हासिल लिया 43 के 3 हासिल आपका हो गया 4। अब इसमें करेंगे तो तिथि का 9 और 4 हासिल कितना, 9 4 13 और 13 के बाद में 0 में 7 से करेंगे तो 0। इसमें तो 13 के 3 आपका हासिल हो गया फिर कितना, 1। अब देखिए 3 से इधर कोई अंक नहीं है तो नहीं करेंगे। 7 से कर देंगे 70 का 21। आपका हासिल कितना बचा है, 1 22। यही आपका एलसीएम आ गया। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, इसके लिए एक आप लोगों को फार्मूला होगा, उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद में इसको बताना होगा। a के पावर n का अंक 0 पर होगा यदि a के अभाज्य गुणनखंड में
2 और 5, 2 और 5 दोनों हो, जहां n कोई प्राकृत संख्या है। कह रहा है कि a के पावर n का अंत a पर 0 पर होगा यदि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है तथा a भाज्य संख्या है। a इसमें आपका कोई भी भाज्य संख्या हो सकता है, कोई भी भाज्य संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एक शर्त हो गया कि a के पावर n का अंत तो 0 पर होगा, लेकिन कब होगा? जबकि अभाज्य होगा, यदि अभाज्य गुणनखंड में किसके, यदि a के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यदि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है तथा एक कोई भी भाज्य संख्या। तो आपको इसमें अब इसका जो है इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में यदि आप हल करेंगे तो 1 नंबर का है तो आराम से हाँ या ना में करेंगे। यदि 2-3 नंबर का है तो इसको भी आपको लिखना होगा। अब इसका हल कीजिए। 6 के पावर n, पहले देखिए कि n तो कोई प्राकृत संख्या है, ये कह रहा है, और 6 जो है एक के अभाज्य गुणनखंड एक के स्थान पर है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो क्या क्या आपका आएगा? 2 गुना 3 के पावर n। यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 तो मिल गया, परंतु 5 नहीं मिला, 3 मिल गया। अब होना क्या चाहिए? 2 और 5 दोनों, तो दोनों नहीं आ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ अभाज्य या 6 के अभाज्य गुणनखंड में, ये भी लिख सकते हैं 6 के या 6 के पावर n के, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 के पावर n भी लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः 6 के पावर n, नीचे भी इसको लिख सकते हैं, नहीं है साइड में भी लिख सकते हैं, अतः 6 के पावर n का अंत 0 पर नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को यदि अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आप लोगों को वर्ग 10 का पूरा मैथमेटिक्स पहुंचाते रहें और आप लोग इसे देखते रहें। यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को मैं अलग से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है? कह रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, पूछा जा रहा है आपसे।
इसकी व्याख्या करनी है। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें से मैं एक ले लेता हूँ और एक समझा दूंगा। चलिए पहले देखिए, कह रहा है कि ये जो है ये भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है पहला चीज। तो जिसको बताना है यहाँ पर आप लिखिए 7 गुना 11 गुना 13, सॉरी, इसके बाद आपका प्लस आ गया है। तो यहाँ पर देखिए प्लस के दाएं और बाएं कोई अंक या संख्या आपको शामिल दिखाई पड़ रही है, तो आपको 13 दोनों ओर दिखाई पड़ रहा है, बाएं में भी दाएं में भी। तो कॉमन इसको ले लीजिए, और कॉमन जब लीजिएगा तो आपका इधर आ जाएगा 7 गुने 11 अब प्लस, और 13 यहाँ से निकल जाएगा तो कितना बचेगा, चूंकि मल्टीपल में हो जाता है, ऐसे भाग दिया गया कॉमन में तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आपका 13 यानी 13, और ये हो गया 11 गुने 7 77 प्लस 1, तो 13 गुने 78। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं। यदि इसके हल को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ देंगे तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार कोई संख्या भाज्य संख्या तभी होती है जबकि उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो देखिए आपको कट जाएगा, इसको कटाइएगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो फिर आपका हो गया कितना, 2 से इसको हम कटा देते हैं, तो 2 से आप कटाएंगे तो देख लीजिए शॉर्ट में कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 18, इसके बाद में 9 दूनी 18, 6 हो गया और 9 दूनी 18 आपका, अब 39 आ गया, तो 3 गुना फिर आपका 13 हो जाएगा। यानी इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिए, तो अतः ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अतः 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके सॉल्यूशन को या हल को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह से आप इसको भी हल कर लेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे और इसके बाद गुणा करके लिखेंगे, तो एक तो निश्चित रूप से अभाज्य आपका गुणनखंड 5 हो गया। अब बाकी हो या ना हो तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि उसे भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है हो गया। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर गए, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, खेल के मैदान कह रहा है कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस तरह से आपका क्या है, वृत्ताकार एक पथ है। इस पथ पर मान लीजिए यहाँ पर रनिंग करने के लिए किसी भी दिशा से घूमने के लिए सोनिया तैयार है और
यहीं इसके बगल में कौन तैयार है? रवि। दोनों लोग तैयार हैं। जब ये एक चक्कर पूरा करेगी सोनिया, यहां से जब ये दौड़ लगाएगी तो यहां तक ही पहुंचेगी, तो इसको कितना समय लगेगा? 18 मिनट लगेगा। अब देखिए यहीं पर ये भी खड़े हैं रवि। ये जब पूरा एक चक्कर घूम लेंगे तो यहाँ पर जब ये पुनः घूमकर अपने स्थान पर पहुंचेंगे यहाँ पर, तो इस स्थिति में इनको कितना लगेगा? ये 12 मिनट में घूम लेंगे। तो इसका मतलब है कि 18 मिनट इसको लगता है 12 मिनट में घूम लेंगे। तो ये कहाँ रहेगी? कहीं इधर ही रहेगी ना, ज्यादा समय लगेगा तो। और तब तक ही यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इनका कम समय लगता है। समय और दूरी और चाल जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को भी बता देंगे। ये जो है 18 मिनट, ज्यादा समय लगेगा तो ये पहले अभी रहेंगे। और इनका 12 मिनट लगेगा तो ये अपने स्थान पर जल्दी आ जाएंगे। कह रहा है कि एक बार तो ये दोनों एक साथ थे, एक बार तो ये बेचारे दोनों लोग एक ही साथ खड़े थे, लेकिन पुनः कब ये फिर एक साथ खड़े हो जाए? तो यह समय जो होगा आपका एलसीएम होगा। अभीष्ट समय, अभीष्ट समय 18 और 12, यानी 18 मिनट भी लिख सकते हैं। 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम हो। तो आपको क्या करना है? 12 के 18 के एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के लिए हम कई एक विधि आप लोगों को बता चुके हैं। किसी भी विधि से इसका एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें आपके एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें 7 क्वेश्चंस है। हमने 7 क्वेश्चंस को टेकअप कर लिए और अगले प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे और कोई भी दिक्कत होगी कमेंट द्वारा हमको बताएंगे तो हम अवश्य ही समाधान करेंगे।